नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज विनम्र श्रद्धांजलि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि करगिल युद्ध के महानायक मां भारती की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले अदम्य साहसी एवं परमवीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को 5 साल में 5 लाख नौकरी देने के अपने वादे पर जमे हुए हैं। अमली जामा उसको पहनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार नौजवानों को 1 लाख और सरकारी नौकरियां देने के लिए कमर कसती नजर आ रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह ग के लगभग 30,000 पदों पर भर्तियों का रास्ता खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी कि पीईटी का आयोजन 20 अगस्त को प्रस्तावित है। अपने सरकारी आवास पर आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ में उन्होंने बैठक ली थी और बैठक में साफ तौर पर निर्देशित किया है कि दिसंबर तक 1 लाख नौकरियां पूरी कर दी जाए। तो अब चर्चा उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करते हुए उन्हें इस्तीफा सौंपा है। राजभवन पहुंचकर इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह रावत ने मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। इससे पहले रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखते हुए इस्तीफे की पेशकश करी थी। उन्होंने पत्र में कहा था कि आर्टिकल 164 ए के हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन आर्टिकल 151 यानी कि 141 माफ कीजिएगा 151 कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचता है तो वहां पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। तो वहीं इन सब घटनाक्रमों के बाद बीजेपी ने आज दोपहर 3 बजे देहरादून में विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच गए हैं। इस बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हुआ। राज्यपाल जी के यहाँ सेवा देकर आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151 164 जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन्हें स्थिति को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच चुके हैं, ऐसे में विधायक दल की बैठक कब तक संभावित? बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देर रात को अपने राज्यपाल को सौंप चुके हैं, तो उसके बाद अब प्रयासों का बाजार गर्म है कि कौन अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रदेश का होने जा रहा है। उत्तराखंड भाजपा की तरफ से तमाम विधायकों को यहाँ पर मैसेज कर दिया गया है कि आप सुबह 11 बजे राजधानी देहरादून पहुंचे और दोपहर 3 बजे का समय रखा गया है भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक का। तो इस बैठक के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। हालांकि तमाम अटकलें, तमाम नाम यहाँ पर चर्चा में आने के हैं कि किन को संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि जो अंतिम फैसला होगा, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है नरेंद्र तोमर जी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इनके अलावा एक और केंद्र से यहाँ पर बड़े नेता है भाजपा के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इन दोनों के बाद ही यहाँ पर तय हो पाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। हालांकि जो वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर है सतपाल महाराज, उनके नाम को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो धन सिंह रावत है, राज्यमंत्री है उत्तराखंड सरकार में, इनके दोनों के नामों पर प्रबल यहाँ पर चर्चा चल रही है कि इन दोनों को संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हर बार की तरह क्या कोई सरप्राइज नाम लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच रहे हैं, ताकि यहाँ पर चर्चा करे हैं। तो देखना यही होगा कि 3 बजे से बैठक यहाँ पर भाजपा विधानमंडल दल की शुरू होगी। तो कितनी देर बैठक चल रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 4 बजते यहाँ पर जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसका नाम घोषित कर दिया जाएगा और केंद्रीय पर्यवेक्षक के बाद ही यहाँ पर तय हो पाएगा कि कौन नया मिनिस्टर होने जा रहा है। बिल्कुल
अजीत, देर रात तक, कल देर शाम तक, माफ कीजिएगा, गोपनीय बैठकों का दौर भी चलता रहा है। इसमें कई नाम भी उभर करके सामने आए हैं, जिनमें से रितु खंडूरी भी एक नाम है, धीमान जी भी एक नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम है, सतपाल महाराज भी एक नाम है, जिन पर चर्चा लगातार चल रही है। क्या लगता है 115 दिन के सीएम के बाद, 115 दिन में तीरथ सिंह रावत, उसके बाद अब किसको मौका मिलने वाला है? वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड बचा हुआ है, इसमें किसके ऊपर जो है दाव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात करें तो 2017 के आम चुनाव में पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और 57 विधायक भाजपा के यहाँ पर पहुंचे थे। तो उसके बाद उम्मीद ये थी कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बेहतर होगा और अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। लेकिन 4 साल होते होते मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा आलाकमान ने पद से हटाने का काम किया और स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर किन कारणों से उसको हटाया गया। फिर जिम्मेदारी सौंपी गई सांसद तीरथ सिंह रावत को। 57 विधायक जरूर थे, लेकिन सांसद को यहाँ पर चुना गया प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर। अब जब संवैधानिक संकट आ खड़ा हुआ है तो तीरथ सिंह रावत की अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। 115 दिन है या फिर 4 महीने वो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं झेल पाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। अब जो संभावित नए प्रत्याशी की जो ठीक है क्रिया होगी, अजीत, ये अपना एक अलग पक्ष है जो तीरथ सिंह रावत तमाम लोगों को बता रहे हैं कि संवैधानिक संकट था, लेकिन अंदर खाने इस तरीके की भी बात है कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में अगला चुनाव नहीं जीता जा सकता था, इस वजह से भी जो है ये डिसीजन लिया गया। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अंदर खाने अगर जो जानकार लोग हैं राजनीतिक ग्रुपों में जो अपनी समझ रखते हैं, उनकी माने तो तीरथ सिंह रावत के बलबूते भाजपा जो एक विधानसभा चुनाव में सामने की रणनीति बना रही थी वो कहीं पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं जो 3 दिन पहले रामनगर में भाजपा का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, उसमें इसको लेकर काफी चर्चा हुई और इसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब कर दिया गया था। और तभी होती ये चीजें पूछने लगी थी कि अब तीरथ सिंह रावत ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है और वो जल्द ही अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अब जब इस्तीफा हो चुका है तो नए मुख्यमंत्री के नामों को लेकर भी चर्चाएं होने लगी है। भाजपा संभावित प्रत्याशी की तलाश जरूर कर रही है, लेकिन 57 विधायकों में से अब किसी न किसी का चुनाव करना है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या भाजपा वरिष्ठ नेताओं पर अपना हाथ रखती है या फिर जो युवा नेता है, चाहे उसमें रितु खंडूरी हो, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं भुवन चंद्र खंडूरी, उनकी बेटी है फर्स्ट टाइम जी यहाँ पर विधायक मुकेश्वर से, उसको यहाँ पर चुना जाता है, या फिर पुष्कर सिंह धामी है, कद्दावर नेता है, युवा विधायक है और कई बार के विधायक है, उसका यहाँ पर चयन किया जाता है। खटीमा से बिलोंग करते हैं। खटीमा विधानसभा भारत नेपाल सीमा से लगी हुई विधानसभा है। अच्छा नेतृत्व है, इनको मौका देती है या फिर जो वरिष्ठ नेता है उन पर यहाँ पर दाव देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कयास इस तरीके के लगाया जा रहा है कि जो अगला मुख्यमंत्री हो सकता है वो कुमाऊं मंडल का हो सकता है, क्योंकि आप जब भाजपा की स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे तो हमेशा जो पक्ष कमजोर होता है उस पक्ष के प्रतिनिधि को मौका दिया जाता है, और कुमाऊं में पकड़ थोड़ी सी कमजोर भारतीय जनता पार्टी की पहाड़ों में है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात की जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग की। जी हाँ, प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की 53 सीटों के लिए आज मतदान होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। 22 जिला पंचायत अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की 53 जिलों में कुल 116 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 46 सीटें ऐसी हैं जिनमें 2 उम्मीदवार होने के कारण सीधा मुकाबला, यानी कि भाजपा और सपा के सीधी टक्कर होगी। इनमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिनमें भाजपा और सपा के उम्मीदवार आमने सामने। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होने वाली है हाईकोर्ट के आदेश में। साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात रहेगा। प्रशासन के बड़े अफसर भी मौके पर मौजूद रहे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हैं। अलग अलग जिलों से जोड़ने की कोशिश है। लखनऊ से संजीव कपासी हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रयागराज से आनंदराज और मुजफ्फरनगर से पवन हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे यहाँ पर लखनऊ का। लखनऊ से संजीव हमारे साथ में मौजूद है। संजीव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? थोड़ी देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगा, माफ कीजिएगा, और 3 बजे के बाद मतगणना होगी। कैसा मुकाबला माना जाए? पूजा देखिए, आज 53 जो जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटें हैं उन पर चुनाव होना है। मैं इस समय राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी और 3 बजे तक मतदान होना है। 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है। 46 जनपद ऐसे हैं जहां पर
सपा और भाजपा के प्रत्याशी में टक्कर है। बाकी कांग्रेस की बात करें तो रायबरेली और अमेठी में भी कांग्रेस नदारद है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने पहले से किनारा कर दिया था इन चुनावों से। उनका साफ तौर पर कहना था कि मायावती का ये सत्ता के चुनाव होते हैं और सरकार बदलेगी तो ये लोग इधर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से चाहूंगा वो दिखाए कि किस तरीके से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। खुद पुलिस के आला अफसर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके की चूक ना हो और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पारदर्शिता और ईमानदारी से चुनाव कराने की नीयत शासन की है। हालांकि तमाम आरोप लगे समाजवादी पार्टी के जो कई सदस्य हैं विधान परिषद के, वो राज्य निर्वाचन आयोग के दरवाजे गए और साफ तौर पर प्रदेश में बेईमानी होने की बात कही। लेकिन अब थोड़ी देर बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता दल बाजी मारता है या फिर मुख्य विपक्षी दल सपा के खाते में कुछ सीटें जाती है। पूजा, ठीक है, प्रयागराज का रुख करते हैं। प्रयागराज से आनंद राज हमारे साथ मौजूद है। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है उसके मद्देनजर कैसा मुकाबला रहने वाला है? देखिए, प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। दरअसल बीजेपी से वीके सिंह लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से मालती देवी चुनावी मैदान में है। इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही बीजेपी पे कई आरोप लगा रही है, लेकिन इस आरोप को लेकर कई चीजें, लेकिन आज 11 बजे चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसको लेकर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज के जिला कार्यालय पर पुलिस प्रशासन गेट पर सुरक्षा की व्यवस्था, सभी लोग मौके का जायजा ले रहे हैं और पूरी तरीके से सारे इंतजाम किए गए हैं और 11 बजे वोटिंग शुरू होगी और जाकर 3 बजे समाप्त होगी। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर है और इसमें अब जीत किसके चेहरे पर, किसके पे ताज बचेगा, इसकी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम को लेकर काफी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल आनंद, आपके पास मैं लौटती हूँ। मुजफ्फरनगर से पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? मुकाबला कैसा है, किसके बीच है? हमारे बीच है जी पूजा, मैं बता दूं, मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ जहाँ हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है और 100 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग करके 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी को भी अनुमति नहीं है आने की, मीडिया को भी अनुमति नहीं है। मीडिया भी 100 मीटर के दायरे के बाहर है और लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन मतदान जो चुनाव पंचायत है उसको करने के लिए तत्पर है, बिल्कुल सुरक्षा से कड़ी है। और अभी अभी यहाँ जो संयुक्त प्रत्याशी के गठबंधन के सत्येंद्र बालियान थे, वो आए थे अपने मत जो सदस्य थे उनको चुनाव में वोट डलवाने के लिए, तो उनको भी बड़ी तलाशी वगैरह लेके अच्छी तरह उनको तब अंदर जाने दिया गया है। और लगातार मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ एसपी क्राइम मौजूद है, एसपी सिटी मौजूद है और सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम प्रशासन, सभी लोग यहाँ मौजूद है। मेन एंट्री मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कहीं से जो जिला पंचायत के प्रत्याशी होंगे, सदस्य होंगे या अध्यक्ष पद के दावेदार है, वो लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और तीन लेयर में एक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फर्स्ट, सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड में लगी हुई है जांच मशीन लगी हुई है, जहां से निकल के ही वो अंदर मतदान स्थल पर जाएंगे और कलेक्ट्रेट जो डीएम ऑफिस है वहां पर अपना मत डालेंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ से पैदल अपने कार्यालय चले जाएंगे। ठीक है, संजीव, आपसे मेरा सवाल है कि अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों को देखें, पिछले जिस तरीके के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन की स्थिति लगातार बनी रही। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मायावती भी कह चुकी है कि ये बाहुबल का चुनाव है। अब क्या इन चुनावों में जीत के बाद ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इसी नतीजे को कन्वर्ट कर पाए? देखिए पूजा, ये सत्ता के चुनाव होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुखी की बात करूं, लेकिन एक सीट पर समाजवादी पार्टी का भी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ से कि राजधानी लखनऊ में 25 सीटें हैं जिला पंचायत सदस्य की, जिसमें 10 अकेले समाजवादी पार्टी की हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी की है। यानी 3 सीटों के बल पे एक निर्दलीय प्रत्याशी को राजधानी लखनऊ की जो राजधानी लखनऊ जिला है उससे भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन उसने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना के कहीं ना कहीं इसको फिनिशिंग टच देने की कोशिश की है कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। डैमेज कंट्रोल हालांकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शुरू हुआ। लगातार आपने ये पूरी तरीके से जनता टीवी के माध्यम से दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से
लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर हुआ। बिल्कुल। जिला पंचायत चुनाव के परिणामों का ही असर था पूजा, जो साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। हालांकि मैं इस समय मतदान स्थल पर हूं, तो मैं दिखाना चाहूंगा 3 दुर्ग में तब्दील किया गया है। पहले जिला पंचायत सदस्य वहां पर पहुंचेंगे, भारी मात्रा में बिल्कुल, पुलिस बल कड़ी तैनात है। सुरक्षा के बीच ये मतदान हो रहे हैं और 3 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। देर शाम तक नतीजे भी आने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी गंभीरों से साझा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के एक दिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है। चेतावनी भरा लहजा था उनका। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई। भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर सपा के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एक भी अधिकारी, और फरमाइए, एक भी अधिकारी कार्रवाई से बच नहीं पाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा, लोकतांत्रिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाने में भाजपा को जरा भी लोक लाज नहीं होती है। लोकतंत्र को मंडी बनाने पर तुली हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग वो सत्ता में आने के दिन से ही करने लगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से सिर्फ एक मरीज की मौत हुई है। ये सुखद समाचार है। ये मरीज इटावा का है। बीते 2 दिनों में मौत का आंकड़ा कम हुआ है, माफ कीजिएगा, मौत का आंकड़ा कम हुआ है। ये सुखद समाचार है। तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 137 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को लखनऊ में भी मरीजों की संख्या घटी है, 200 के नीचे रही। अब सभी जिलों में इससे कम मरीज मिल रहे हैं। तो वहीं 60 जिलों में कोरोना के 50 से कम मरीज हैं। प्रदेश में अब सक्रिय केसेस 2560 के करीब, जबकि रिकवरी रेट 98.5%। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच योगी सरकार ने लोगों को राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, जिम और स्टेडियम खोलने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सीएम योगी ने बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हेल्थ एटीएम की स्थापना के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी लोक भवन में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहते नजर आए थे कि प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रित है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम नियमों की धज्जियां उड़ा दें, नियमों का खास ख्याल रखना होगा। गोरखपुर के पडलेगंज से नौसड़ के बीच में आए दिन लगने वाले जाम से जल्द ही लोगों को निजात मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि करीबन 6 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 6 लेन में तब्दील कर दिया गया है। निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए शासन ने 90 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित कर दिए थे। 10 महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बन जाने से गोरखपुर में जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। आपको बता दें कि शहर की तरफ बढ़ने पर वाहनों का ज्यादा दबाव रहता है। ऐसे में लोगों को निजात की जरूरत है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों को सफर लगातार जारी रहेगा। बनी रही जनता टीवी के साथ। मैं आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।